गुड इवनिंग दोस्तों। जैसे कि हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे थे और भारतीय संविधान के तहत दोस्तों हम लोगों ने चैप्टर 2 शुरू किया था, जिसको पार्ट 2 बोलिए, चैप्टर 2 बोलिए, सिटीजनशिप। तो दोस्तों सिटीजनशिप के तहत ऑलरेडी हम लोग पढ़े थे कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11, जिसमें हम लोग आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज दोस्तों हम लोग देखेंगे आर्टिकल 7। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 7। तो आर्टिकल 7 पढ़ने से पहले थोड़ा सा दो कॉन्सेप्ट जानेंगे दोस्तों। आर्टिकल 5 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 6 पढ़ चुके हैं। आज आर्टिकल 7, 8, 9, 10 देखेंगे दोस्तों, और आर्टिकल 11 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आपको आर्टिकल 7, 8 समझने के लिए दोस्तों थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया। मतलब भारत का जब विभाजन नहीं हुआ था तब भारत कैसा था। तो दोस्तों देखोगे कि भारत का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 1947 के पहले दोस्तों देखोगे जो पाकिस्तान था ये भी दोस्तों इंडिया का पार्ट था। इधर पश्चिमी पाकिस्तान था, ये पूर्वी पाकिस्तान था, जो बाद में बांग्लादेश बना। तो दोस्तों ये जो मैप दिख रहा है ये पाकिस्तान कह लीजिए, इंडिया कह लीजिए और बांग्लादेश कह लीजिए। अनडिवाइडेड इंडिया में पूरा क्या था? पूरा इंडिया था। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि अभी देखेंगे कि कोई भी अगर व्यक्ति, यहां पर अभी पढ़ेंगे चाहे तो ही और सी, कोई भी व्यक्ति या तो उसका पेरेंट या तो उसका ग्रांड पेरेंट या तो वह या तो उसका पेरेंट या तो उसका ग्रांड पेरेंट, मतलब 3 जनरेशन तक, 3 जनरेशन को इंक्लूड किए हुए, 3 पीढ़ी को। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति या तो यहां बर्थ हुआ हो या तो यहां बर्थ हुआ या तो यहां बर्थ हुआ हो, या इसका पेरेंट का भी यहां बर्थ हुआ हो, यहां बर्थ हुआ, यहां बर्थ हुआ हो, या तो इसका ग्रांड पेरेंट का यहां बर्थ हुआ, यहां बर्थ हुआ हो या यहां बर्थ हुआ, कहीं भी जन्म लिया हो, चाहे पाकिस्तान में, चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि अभी अनडिवाइडेड है, अभी भारत का विभाजन नहीं हुआ है। तो भारत का विभाजन जब नहीं हुआ है तो कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ इसमें से जन्म लिया हो, जिसका जन्म हुआ हो, उसको नागरिकता दिया जा सकता है। तो दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है अनडिवाइडेड इंडिया का, तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और दूसरा भी बताएं, दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों 3 जनरेशन को कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है कि आपको समझना है कि कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में चाहे तो वह या तो उसके पेरेंट या तो उसके ग्रैंड पेरेंट कहाँ जन्म लिए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में। जब भी दोस्तों बात होगा तो अनडिवाइडेड इंडिया का बात होगा। अब दोस्तों आते हैं थोड़ा यहाँ पर आर्टिकल 7 देखते हैं कि आर्टिकल 7 का आखिर कॉन्सेप्ट है क्या। तो दोस्तों आर्टिकल 7 का कॉन्सेप्ट ये दोस्तों कहानी कब का? 1 मार्च 1947 का कहानी है दोस्तों। आप देखोगे कि जैसे यहाँ पर जब भारत के संविधान सभा में दोस्तों जब संविधान बन रहा था तो 16 अगस्त को दोस्तों आप देखोगे कि मुस्लिम लीग का जो नेता था मोहम्मद अली जिन्ना, तो दोस्तों डायरेक्ट एक्शन डे, आप पढ़ोगे डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसके तहत क्या हुआ कि दोस्तों हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक प्रकार से दंगा हो गया था। मोहम्मद अली जिन्ना चाह रहे थे कि वो भारत के साथ संविधान सभा में संविधान नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों आप देखोगे 16 अगस्त 1946 को भारत में 2 कम्युनिटी, हिंदू और मुसलमान के बीच में दंगा हो गया, कहिए कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर इस वजह से देखा जाए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा भयंकर दंगा हो गया था। आप देखोगे नोआखली बंगाल में दंगा हुआ था, यहाँ पंजाब में दंगा हुआ था। तो इस वजह से दोस्तों माउंटबेटन ने यह घोषणा किया था कि 1 मार्च 1947 को यह घोषणा हुआ था कि भारत का विभाजन होने वाला है। बस ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्यों? क्योंकि 1 मार्च 1947 को यह घोषणा हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि ठीक है, अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच में दंगा हो रहा है और हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रहना चाहते हैं तो हम भारत को क्या करेंगे? विभाजित कर देंगे। जबकि कैबिनेट मिशन में एक्सेप्ट कर लिया गया था कि भारत का विभाजन नहीं होगा, लेकिन कैबिनेट मिशन के बाद दोस्तों देखिए कि 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1947 को डिसाइड किया गया था पर डायरेक्ट एक्शन डे, और इसके तहत भारत का बंटवारा होना था।
तो इसीलिए दोस्तों 1 मार्च से बहुत सारे जो लोग थे, आप देखोगे यहां पे कि बहुत सारे जो लोग थे जो जिनको इंडिया में बिलीव नहीं था, जिनको लग रहा था कि नहीं इंडिया मेरे लिए सूटेबल नहीं है, तो बहुत सारे लोग दोस्तों 1 मार्च 1947 बहुत सारे लोग 1 मार्च 1947 को ही दोस्तों माइग्रेट कर गए थे पाकिस्तान। या तो यहां पूर्वी पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे, या तो दोस्तों यहां पश्चिमी पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए थे। सॉरी, ये पूर्वी पाकिस्तान है, पश्चिमी पाकिस्तान है दोस्तों। आप ऐसे कह सकते हैं वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। तो दोस्तों ईस्ट पाकिस्तान ही बाद में बांग्लादेश बना। तो जो लोग 1 मार्च 1947 को ही शिफ्ट हो गए थे, क्यों? कि उनको पता था कि ए वाला जो पोर्शन है, ए वाला पोर्शन और ए वाला पोर्शन मिलके क्या बनने वाला है? पाकिस्तान। तो इसीलिए बहुत सारे दोस्तों माइग्रेट करके या तो इस वाले इलाके में आ गए थे या तो इस वाले इलाके में आ गए। कब? 1 मार्च 1947 को बहुत सारे लोग चले गए थे दोस्तों कि नहीं भाई, मुझे कल के दिन जब इंडिया का बंटवारा होना ही है, इंडिया डिवीजन होगा ही, पार्टीशन होगा ही, तो हम पहले ही शिफ्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा गया। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत दोस्तों आप दोस्तों आर्टिकल पढ़ोगे, जैसे यहाँ पे है दोस्तों, आप देखोगे कि आर्टिकल 7 क्या कहता है। आर्टिकल 7 कहता है कि अगर आपको आर्टिकल 5 के तहत नागरिकता मिले या आर्टिकल 6 के तहत नागरिकता मिले, 5 और 6 के नागरिकता मिलने के बावजूद आपको भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। अगर यहां पर कंडीशन क्या है दोस्तों, 1 मार्च को आप शिफ्ट करोगे कहां? पाकिस्तान। कह रहा जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान शिफ्ट कर गया, इंडिया से पाकिस्तान शिफ्ट कर गया, उसको आप नागरिकता अब नहीं मिलने वाला है। कहने का मतलब कि दोस्तों ये ईस्ट पाकिस्तान का इलाका था और ये दोस्तों वेस्ट पाकिस्तान का इलाका था, और ये दोस्तों 15 अगस्त 1947 तो अभी नहीं आया है। अभी तो दोस्तों क्या चल रहा है? 1 मार्च 1947 मतलब 1 मार्च 1947 और यहाँ है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 का इंडिया का डिवीजन होगा, पार्टीशन होगा। लेकिन बहुत सारे लोग पार्टीशन के पहले ही शिफ्ट कर गए। या तो पार्टीशन के पहले आप यहाँ शिफ्ट कर गए हो, या तो पार्टीशन के पहले यहाँ शिफ्ट कर गए, या तो ईस्ट पाकिस्तान में चले गए या तो वेस्ट पाकिस्तान में। तो इस कंडीशन में कहा गया कि ऐसे लोगों को भारत का नागरिकता नहीं दिया जाएगा। कहने का मतलब कि आप कहां चले गए? इंडिया से पाकिस्तान। इसका मतलब आपका इंटेंशन क्या है? हम लास्ट क्लास में बताए थे, इंटेंशन टू लिव, इसी को बोला गया था दोस्तों डोमिसाइल। तो यहां पर आप देखोगे कि इंटेंशन टू लिव पाकिस्तान में था, तो इन लोगों के लिए कह दिया गया कि भाई आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों बहुत सारे लोग जब वहां गए पाकिस्तान में, तो उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन वगैरह हो गया, रिसोर्सेज को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि लगा कि नहीं भाई इंडिया ही सही है, इंडिया में रहना ज़्यादा बेटर था। हम लोग जो 1 मार्च 1947 को जो हम लोग पाकिस्तान की ओर शिफ्ट गए, हमारा डिसीजन गलत था। तो इसीलिए दोस्तों इन लोगों को एक मौका दिया गया कि चलो ठीक है भाई, अगर आप आ गए हो तो एक मौका यहाँ पर दोस्तों ये था कि अगर यहाँ पर दोस्तों देखिए, अगर जो पाकिस्तान से वापस इंडिया आना चाह रहा है, 1 मार्च 1947 को कहाँ चला गया? पाकिस्तान। बाद में उसको एहसास हुआ कि नहीं इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, तो उन लोगों को लगा ठीक है आना चाहिए। तो भारतीय संविधान सभा के लोग को लग रहा था नहीं भाई भारत के हैं, क्योंकि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, तो कहीं ना कहीं भारतीय संविधान सभा के लोगों के उन लोगों के साथ सहानुभूति था, इम्पैथी था, सिंपैथी था कि नहीं भाई उन लोगों को एक मौका दिया जाए। तो इसीलिए दोस्तों एक मौका दिया गया कि ठीक है आप आ सकते हो, लेकिन 3 कंडीशन दिया गया कि सबसे पहले इसके लिए आपको परमिशन लेना होगा, परमिट लेना होगा कि भाई आप आना चाहते हो तो परमिशन लेना होगा। दूसरा कहाँ परमिशन लेना होगा? तो दोस्तों यहाँ देखोगे फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कोई भी फॉरेनर हो कहीं भी हो तो यहाँ पर देखोगे फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस या फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाके आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और साथ ही साथ कम से कम 6 महीना
आप रजिस्ट्रेशन के पहले 6 महीना से इंडिया में रह रहे हो। तो दोस्तों ये 3 कंडीशन के तहत ही आपको आर्टिकल 7 के तहत क्या मिलेगा, नागरिकता मिलेगा। वरना आप अगर दोस्तों को किसी का भी अगर आप चाहोगे कि आर्टिकल 5 या आर्टिकल 6 का फायदा उठा के आप भारत का नागरिकता लोगे तो आपको नहीं मिलेगा। आपको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के तहत तो आप नागरिकता ले सकते थे, क्योंकि 5 में क्या बोला गया था दोस्तों, आप देखोगे तो 5 में क्या बोला गया था, 5 में कहा गया था कि अगर आपका डोमिसाइल कहां का हो, इंडिया, आप इंडिया में रहना चाहते हो। दूसरा बोला गया था बर्थ इंडिया में आपका बर्थ हुआ हो, चाहे आपका पेरेंट का बर्थ हुआ हो, या इंडिया में आप 5 साल से रह रहे थे। तो दोस्तों ये कंडीशन तो फुलफिल हो रहा, क्योंकि जो पाकिस्तान शिफ्ट किया है 1 मार्च 1947 को जो पाकिस्तान शिफ्ट किया है, कहीं ना कहीं उसका तो भाई दोबारा कहां आना चाह रहा है, इंडिया में। तो इंटेंशन तो है इंडिया में रहने का, और साथ ही साथ उसका जन्म भी कहां हुआ होगा, इंडिया में। लेकिन इस आर्टिकल जो 7 है दोस्तों, आर्टिकल 7 जो है आर्टिकल 5 को ओवरराइड कर दे रहा, बोला नहीं हम आर्टिकल 5 को नहीं मानेंगे। आर्टिकल 6 में भी दोस्तों हम लोग पढ़े थे कि अनडिवाइडेड में जो, अगर अनडिवाइडेड इंडिया में जो जन्म लिया होगा और वापस अगर इंडिया आना चाहेगा, तो हम बताए थे 2 कंडीशन था, 19 जुलाई 1948 के पहले, या फिर हम बोले तो 19 जुलाई 1948, 90 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत में आना चाहेगा तो स्वागत है। लेकिन इस आर्टिकल को भी ओवरराइड कर दिया गया दोस्तों। यहां पर आर्टिकल 7 बोलता है कि अगर आप आर्टिकल 5 का फायदा लेके भी भारत का नागरिकता लोगे तो नहीं देंगे, आर्टिकल 6 का भी फायदा लेके नागरिकता लोगे तो नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन सही नहीं था। जैसी भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन का बात हुआ तो तुम 1 मार्च 1947 को ही कहां शिफ्ट कर गए, पाकिस्तान। लेकिन फिर भी दोस्तों एक सर्कमस्टांसेस में दिया गया कि नहीं भाई चलो ठीक है, एक मौका देते हैं, लेकिन आपके लिए क्या होगा, आपको परमिट लेना होगा, आपको FRRO में क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और साथ ही कम से कम 6 महीने इंडिया में रहना होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 7 जो है ये स्पेशल पावर ऑफ द स्टेट है दोस्तों, स्पेशल पावर ऑफ स्टेट। मतलब भारत अगर चाहेगा तभी नागरिकता देता। जो लोग 1 मार्च 1947 को पाकिस्तान चले गए थे, उनको भारत के डिस्क्रिशनरी पावर पे डिपेंड करता है कि उसको नागरिकता देगा कि नहीं देगा। आप आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 का मदद लेके भी नागरिकता नहीं ले सकते। तो ये दोस्तों तो आर्टिकल 7 का कहानी। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 8 में दोस्तों कहा गया है कि जो लोग, कहने का मतलब कि बाहर रह रहे हो, मतलब इंडिया ओरिजिन के जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, आर्टिकल 8 में कहता है कि वैसे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हो, वैसे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हो, मान ले दोस्तों ये भारत का अगर हम मैप बनाते हैं तो कहा गया है कि वैसे लोग जो भारत के बाहर रह रहे हो लेकिन फिर भी वो इंडिया का नागरिकता लेना चाह रहे हो, या तो ब्रिटेन में हो, या तो अमेरिका में हो, या तो फ्रांस में हो, या तो चीन में, भूटान में, नेपाल में, कहीं भी हो, बाहर रह रहे हो, लेकिन वो चाहते हैं कि इंडिया का नागरिकता ले। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला कंडीशन है कि अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो। कौन? या तो स्वयं अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, या तो उसके पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, या तो उसके ग्रेट पेरेंट दोस्तों, ग्रैंड पेरेंट दोस्तों कहां पैदा लिए हो, अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया का दोस्तों आप अभी जो हम मैप दिखाए थे आपको, तो दोस्तों आप देख सकते हो अनडिवाइडेड, कहने का मतलब यहां पैदा लिए हो, या तो पाकिस्तान का इलाका हो, बांग्लादेश का इलाका हो, ये पूरे क्षेत्र में कोई पैदा लिया हो, और अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा लिया हो। और तब जाके दोस्तों पहला कंडीशन फुलफिल होगा कि अगर कोई व्यक्ति जो आउटसाइड द इंडिया का बाहर रह रहा हो लेकिन वो भारत का नागरिकता लेना चाहता है, तो पहला कंडीशन है कि अनडिवाइडेड इंडिया में या तो वो या उसके पेरेंट या उसके ग्रैंड पेरेंट भारत में पैदा लिए हो। और दूसरा कंडीशन है कि वो जहां भी रह रहा हो, मान के चलो दोस्तों कि मान लो ब्रिटेन में रह रहा हो, और ब्रिटेन में रह रहा और इसके पिताजी इंडिया में पैदा लिए थे। ऐसे समझिए दोस्तों कि कोई आदमी एक्स नाम का व्यक्ति है और एक्स आदमी इंडिया का सिटीजनशिप लेना चाहता है, और वाई इसका पेरेंट है, इसका पेरेंट का जन्म इंडिया में हुआ हो, या तो जेड इसका ग्रैंड पेरेंट है और उसका जन्म इंडिया में हुआ अनडिवाइडेड,
और एक्स चाहता है इंडिया का क्या लेना, नागरिकता। तो दोस्तों इसको क्या करना होगा, सबसे पहले तो पहला कंडीशन फुलफिल हुआ। दूसरा कंडीशन दोस्तों, ब्रिटेन में ही इंडिया का एम्बेसी जो होगा, इंडिया का एम्बेसी होगा, जो दूतावास होगा, और यहाँ पर जो डिप्लोमेट होगा, इस डिप्लोमेट इसको परमिशन दे देगा कि ठीक है तुम इंडिया सिटीजनशिप का नागरिकता ले सकते हो, मतलब इंडिया सिटीजनशिप ले सकते हो। तो दोस्तों इसमें दो कंडीशन आर्टिकल 8 में। पहला कंडीशन है कि आप या तो आपके पेरेंट या तो आपके ग्रैंड पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा लिए हो, बहुत बढ़िया। दूसरा कंडीशन क्या है दोस्तों, कि आपको जिस भी देश में रह रहे हैं वहां भारत का कोई कॉन्सुलेट, कोई रिप्रेजेंटेटिव या कोई डिप्लोमेट आपको वेरीफाई कर देगा कि हाँ आप इंडिया का नागरिकता ले सकते हैं। तो दोस्तों ये दो कंडीशन के तहत दोस्तों आप आर्टिकल 8 के तहत भी भारत का नागरिकता ले सकते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 में दोस्तों है कि आपकी नागरिकता की समाप्ति, मतलब आप अगर स्वेच्छा से किसी भी देश का नागरिकता ले लेते हैं तो आपका नागरिकता का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, समाप्ति हो जाएगा। दोस्तों ऐसे समझिए, मान ली कहानी है 1950 का दोस्तों, ये दौर है 1950 का, और 1950 में दोस्तों अगर मान ले आप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे और आपको या तो आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिकता मिल सकता था, या आर्टिकल 6 के तहत मिल सकता था, या आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक थे, किसी न किसी रूप में आप भारत का नागरिक थे। और उसके बावजूद आप अगर मान ले ब्रिटेन का नागरिकता ले लिए तो दोस्तों आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। यही आर्टिकल 9 कहता है। आर्टिकल 9 कहता है कि भले आप इंडिया में आर्टिकल 5 के तहत, आर्टिकल 6 के तहत, आर्टिकल 8 के तहत किसी भी तरीके से आप भारत का नागरिकता लिए थे, लेकिन बाहर आप जैसी गए और किसी दूसरे देश का अगर आप नागरिकता ले लेते हो, यू एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ द अदर कंट्री, देन एबोलिशन ऑफ द सिटीजनशिप, तो आपका जो नागरिकता का अंत कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 9 में क्या है, आपका नागरिकता का समाप्ति हो जाएगा अगर आप आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 के तहत भारत के नागरिक थे, और जैसे दूसरे कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप लेंगे तो भारत का नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो यही दोस्तों आर्टिकल 9। अब आर्टिकल 10 देखते हैं दोस्तों। आर्टिकल 10 में कहता है कि कंटिन्यूएंस ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब आपका नागरिकता कब तक बना रहेगा। तो दोस्तों कह रहा है कि अगर आप आर्टिकल 5 के तहत भारत के नागरिक हो, आर्टिकल 6 के तहत भारत के नागरिक हो, आर्टिकल 7 के तहत हो, आर्टिकल 8 के तहत, किसी भी तहत के आप भारत के नागरिक हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, तो आपको दोस्तों नागरिकता तब तक बना रहेगा जब तक आपका पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाता हो, या फिर आप सब्जेक्ट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिया पार्लियामेंट। कहने का मतलब अगर आप कोई लॉ का वायलेशन नहीं करते हो, आप नेशनल इंटरेस्ट में कोई बात नहीं करते हो, पार्लियामेंट के अगेंस्ट में, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट में, आप भारतीय संविधान के अगेंस्ट में, किसी प्रकार के अगर भारतीय मूल्यों का अगर दोस्तों आप वायलेट करते हो, आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। मान लो जैसे कोई बोलता है यहाँ पर अगर आप इसके तहत नागरिकता ले लियो फिर भी आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हो और इंडिया मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हो दोस्तों, या चाइना जिंदाबाद इंडिया मुर्दाबाद, किसी प्रकार से या तो आप चीन का समर्थन करते हो, पाकिस्तान का समर्थन करते हो, अफगानिस्तान का समर्थन करते हो, तो आप देश के अगेंस्ट में काम कर रहे हो, तो इस कंडीशन में दोस्तों आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 10 यही बात कहता है कि 5, 6, 7, 8 किसी तरह अगर भारत का नागरिक आप हो, लेकिन आप इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट, यूनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट या किसी भी पॉलिटिकल के अगेंस्ट आप बात करते हो, तो दोस्तों आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो टोटल दोस्तों आर्टिकल 10 तक यही कहानी था, और ये है दोस्तों आर्टिकल 11। तो दोस्तों आप अभी तक जितना हम लोग आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल दोस्तों आर्टिकल हम लोग 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक, तो जनरली कहानी है दोस्तों जब भारत का संविधान बना था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो 1950 तक नागरिकता कैसे मिलेगा, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8, 9, 10, और कैसे कैसे नागरिकता खत्म होगा। तो दोस्तों आप देख लिए कि सामान्यतः जो दोस्तों आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 जनरली किससे बात करता है, उस समय का दौर का बात करता, 1950 का दौर का बात करता। लेकिन दोस्तों 1950 के बाद अगर भारत का कोई नागरिकता लेना चाहे तब क्या होगा,
या 1950 के किसी भी व्यक्ति का नागरिकता खत्म कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों आर्टिकल 11 के तहत पार्लियामेंट को पावर है कि आप 1950 के बाद किन किन व्यक्तियों को नागरिकता दीजिएगा और किन किन व्यक्तियों को नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। तो पूरा का पूरा पावर किस में है? आर्टिकल 11 में। किसको? पार्लियामेंट को। तो आर्टिकल 11 कहता है कि द पार्लियामेंट हैज द पावर टू अमेंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिटीजनशिप, मतलब जो नागरिकता है उसको आप संशोधन कर सकते हैं और किन किन व्यक्तियों को आप नागरिकता देना है, किसको समाप्ति करना, आर्टिकल 11 बताएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 11 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब थोड़ा स्लाइड देख लेते हैं दोस्तों। तो स्लाइड के माध्यम से दोस्तों आप देख सकते हो कि आप यहाँ पर सिटीजनशिप सर्टेन माइग्रेंट ऑफ पाकिस्तान, जो भी बताएं कि जो पाकिस्तान आर्टिकल 7 के तहत दोस्तों कि जो लोग पाकिस्तान से वापस आए हैं, मतलब 1 मार्च के तो चले ही गए थे, लेकिन वापस दोस्तों जब दोबारा आएंगे तो इनके लिए कंडीशन वही है दोस्तों, यही कहानी बता रहा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वापस रिटर्न करने के बाद किस किस कंडीशन में इसको नागरिकता दिया जाएगा। तो ये दोस्तों आर्टिकल 7, ये दोस्तों डेट है 1 मार्च। यहाँ देखिए दोस्तों कि 1 मार्च को आप इंडिया से कहाँ शिफ्ट कर गए हो? पाकिस्तान। तो 1 मार्च को दोस्तों आप पाकिस्तान शिफ्ट कर गए तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा, लेकिन एक कंडीशन में बोला गया नहीं चलो नागरिकता देंगे, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई करना होगा। तो कहा गया कि अब लौट चले, मतलब यहाँ पर बट डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ स्टेट इंडिया के पास था। हालांकि इंडिया चाहता तो वापस जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे भारत नागरिकता दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था, लेकिन उसको लगा नहीं भाई, अगर सुबह का भूला हुआ शाम को वापस घर लौट आता तो उसको भूला हुआ नहीं कहते हैं, तो बोलता अब लौट चले, तो वापस आप रिटर्न हो सकते हो। तो इसलिए आर्टिकल 7 के तहत भी नागरिकता दिया गया। तो दोस्तों यही आर्टिकल 7 का कहानी था। आर्टिकल 8 में हम बताएं कि जो दोस्त बाहर रह रहा, जो भारत के दोस्तों, जो भारत के जो या तो खुद का या तो उसका पेरेंट या तो उसका ग्रैंड पेरेंट कोई भी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, लेकिन फिलहाल वो कहाँ रह रहा है दोस्तों? बाहर रह रहा है। तो उसी के लिए दोस्तों एक कंडीशन था कि अगर आप या आपके पेरेंट या फिर आपके ग्रैंड पेरेंट बाहर रह रहे हो तो आपको नागरिकता मिलेगा, लेकिन इसके लिए पहला कंडीशन था कि आप अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हो, और दूसरा कंडीशन था कि आप जिस भी देश में रह रहे हो वहाँ के एम्बेसी में जाके या तो डिप्लोमेट से या कौंसलर रिप्रेजेंटेटिव से आपको क्या करना होगा? वेरीफाई करवाना होगा, परमिशन लेना होगा। तो दोस्तों यही कंडीशन है कि आपको पहला तो आपका ग्रैंड पेरेंट वगैरह या फिर आप या फिर पेरेंट अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ हो, और दूसरा यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिप्लोमेटिक या फिर कौंसुलर रिप्रेजेंटेटिव इंडिया से क्या करना होगा? आपको परमिशन लेना होगा। ये दोस्तों नोट में लिखा हुआ कि आपके पिता 3 जनरेशन तक कोई क्या है दोस्तों? परमिशन है। वही है दोस्तों, हिंदी में लिखा हुआ बात वही है कि आपके पिता या पितामह या पितामही वही है दोस्तों कि रह रहा हो तो आपको परमिशन लेना होगा भारत के राजनयिक या कौंसलीय प्रतिनिधि से और रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और ये दोस्तों आर्टिकल 9 जो कहता है कि अगर आप आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 8 के तहत भारत के नागरिक थे, लेकिन आप अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता ले लीजिएगा तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। यही आर्टिकल 9 बोलता है दोस्तों। तो यही आर्टिकल 9 में देख रहे हो, व्यक्ति जो किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ले लेता है स्वेच्छा से, तो दोस्तों उसका क्या हो जाएगा? उसका नागरिकता को खत्म कर दिया जाएगा, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। दोस्तों ये आर्टिकल 9 अभी भी रिलेवेंस है क्या? कि अगर हम भारत के नागरिक हैं और अगर हम किसी दूसरे देश का नागरिकता लेंगे तो क्या भारत का नागरिकता खत्म होगा? तो दोस्तों आर्टिकल 9 अभी भी रिलेवेंस है। आप देख सकते हो, अगर मान ले बीच में भी डिस्प्यूट चल रहा था अक्षय कुमार को लेके और राहुल गांधी को लेके, अक्षय कुमार कनाडा का नागरिकता ले लिए और राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता ले लिए, तो दोस्तों आर्टिकल 9 क्या इसमें लागू होगा? तो हो सकता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर अक्षय कुमार का एग्जाम्पल आप देख लो, कहा गया कि कैनेडियन सिटीजनशिप लिए हुए थे अक्षय कुमार कहाँ का लिए थे दोस्तों? तो कैनेडियन सिटीजनशिप लिए हुए थे। और राहुल गांधी के बारे में कहा गया कि यूके के हैं, ब्रिटिश नागरिकता इनके पास है। तो दोस्तों अगर ये ब्रिटिश नागरिकता है या अक्षय कुमार कैनेडियन नागरिकता, तो आर्टिकल 9 इन पे भी अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे आप किसी दूसरे देश का नागरिकता लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपका नागरिकता वॉलंटरली स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। फिर है दोस्तों आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 कहता है कि आपका नागरिकता, अगर आप आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, आर्टिकल 8 के तहत भारत का नागरिक है तो आपका नागरिकता तभी तक बना रहेगा
जब तक आप कानून का रिस्पेक्ट कर रहे हैं या पार्लियामेंट जब तक चाहेगा तब तक, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसा कोई कानून या लॉ का वायलेशन करेंगे तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। आप नेशनल इंटरेस्ट में अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते हैं, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में बात नहीं कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल जब भी पोस्ट है उसके अगेंस्ट में आप बात नहीं कर सकते। मान ले आप भारत के मूल्यों को अगेंस्ट में बात नहीं कर पाओगे। तो इसके तहत क्या होगा दोस्तों, आपका क्या होगा, नागरिकता खत्म हो जाएगा। और आर्टिकल 11 दोस्तों कहता है कि भाई संसद कानून के माध्यम से आपको अब नए लोग जो 1950 के बाद आए हैं किन किन को भारत का नागरिकता दिया जाए। जैसे मान लिया अदनान सामी को कैसे नागरिकता दिया जाए, आतिफ असलम को कैसे दिया जाए, या कोई बाहर का लोग भारत में अगर आना चाह रहा है उसको नागरिकता कैसे दिया जाएगा। तो दोस्तों आर्टिकल 11 बताएगा 1950 के बाद किनको नागरिकता मिलेगा और किनको किनको नागरिकता की समाप्ति होगी। तो दोस्तों आज का लेक्चर यही खत्म करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में आर्टिकल 11 देखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, ताकि दोस्तों मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बना सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।